अस्सलामुअलैकुम। मैं माँ भारत तबस्सुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है साइकॉन स्काइफा। साइकॉन को स्काइफा का नाम डी लॉबेनफेल्स के हिसाब से 1936 ईस्वी में बदल दिया गया था, क्योंकि स्काइफा का मतलब होता है कप लाइक। तो चूंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कप जैसा होता है, इसलिए इनको स्काइफा भी कहा जाता है। तो इनका जो रिसेंट नेम है वो है स्काइफा, ओल्ड नेम साइकॉन। ओके। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं, फिर हैबिट, हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, और इन अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में स्पंज को पढ़ रहे हैं, साइकॉन को पढ़ रहे हैं, तो साइकॉन का कैनाल सिस्टम भी देखेंगे। आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। अगर सिस्टमैटिक पोजीशन की बात की जाए तो इनको किंगडम एनिमैलिया में रखा जाता है। एनिमैलिया में उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो कि एनिमल्स हैं, जिनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। एनिमल्स के मेन कैरेक्टर क्या हैं? एनिमल्स कैन कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल, एनिमल्स आर एबल टू ब्रीथ ऑक्सीजन, एबल टू मूव, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो ये सारे कैरेक्टर चूँकि साइकॉन जैसे स्पंज में पाए जाते हैं, इसलिए इनको किंगडम एनिमैलिया में रखा गया है। इनको फाइलम पोरीफेरा में रखा जाता है। पोरीफेरा में रखने की मेन वजह यह है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं और इनकी बॉडी पोर से भरी होती है और इनकी बॉडी में वाटर सर्कुलेट होता है। तो इस वजह से साइकॉन या स्काइफा को पोरीफेरा फाइलम में रखा जाता है। अगर क्लास की बात की जाए तो इनको कैलकैरिया में रखा जाता है। कैलकैरिया में उन सभी मेंबर्स को रखा जाता है जिनके स्पीक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो साइकॉन के भी स्पीक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए उनको क्लास कैलकैरिया में रखा जाता है। ऑर्डर की बात की जाए तो इनको ल्यूकोसोलेनिडा में रखा जाता है। इसमें रखने की मेन वजह यह है कि ये कैलकैरियस होते हैं विथ अ स्केलेटन, यानी कि इनमें स्केलेटन भी होता है और साथ ही साथ ये कैलकैरियस होता है। मैंने बताया कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल्स बनते हैं। फैमिली की बात की जाए तो साइकेटिडाई में रखा जाता है, जीनस साइकॉन है। अब मैं बात करती हूँ हैबिट, हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन की। साइकॉन या स्काइफा को क्राउन स्पंज कहा जाता है। क्राउन आपने सुना होगा, क्राउन का नाम। क्राउन का मतलब होता है ताज, तो इनको ताज वाला स्पंज कहा जाता है। मैं वजह बताऊंगी कि क्यों इनको क्राउन स्पंज कहा जाता है। ये एक स्मॉल मरीन स्पंज है, यानी कि ये समुद्र में पाए जाने वाले स्पंज है। ये किसी भी समुद्र में किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेटम से चिपक जाते हैं। जैसे मान लो ये कोई सॉलिड सबस्ट्रेटम है, यहाँ से ये चिपक गए। सॉलिड सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है? रॉक्स हो सकते हैं, चट्टान, मोलस्का के शेल्स हो सकते हैं और कोरल्स हो सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए कि ये समुद्र में मरीन में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मरीन में बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं, लगभग 50 फैदम्स की गहराई में। 50 फैदम। फैदम जो है वो किसी भी पानी की गहराई को नापने की यूनिट है। तो एक फैदम का मतलब होता है 6 फीट। तो एक फैदम 6 फीट के बराबर है, तो 50 फैदम 300 फीट के बराबर है, यानी कि ये पानी में 300 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि 300 फीट की गहराई में एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर भी होगा। तो ये उनके लिए बहुत ही सुटेबल कंडीशन होता है। ये या तो अकेले रहते हैं, मान लो किसी रॉक से ये अकेले चिपके होते हैं, या फिर ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं, एक से ज़्यादा एक जगह चिपके होते हैं। ये मोस्टली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये नॉर्थ अटलांटिक शोर्स में पाए जाते हैं, जिसको उत्तरी अटलांटिक तट कहा जाता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक तट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगर स्पेसीज़ की बात की जाए साइकॉन या स्काइफा के,
तो इनकी बहुत सारी स्पेसीज है, जैसे साइकॉन सीलिएटम, साइकॉन इलिगेंस, साइकॉन कोरोनेटा, साइकॉन लिंगुआ, साइकॉन जिलेटिनोसम, साइकॉन रैफेनस। तो इनकी ये कुछ स्पेसीज हैं। अब मैं बात करती हूँ इनके एक्सटर्नल फीचर्स की। साइकॉन जो है वो एक वेस्ट शेप्ड, वेस्ट मतलब जानते हैं ना, गुलदस्ता। तो ये गुलदस्ते या फूलदान जिसको कहते हैं, तो ये फूलदान की तरह का ही स्ट्रक्चर होता है, जिनकी टोटल लंबाई जो होती है वो 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, ये कभी कभी सिलेंड्रिकल भी होते हैं, जैसे सिलेंडर आपने देखा होगा ना, सिलेंड्रिकल इस तरह से, तो ये सिलेंड्रिकल भी होते हैं। ये किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेटम से, जैसे मैंने बताया आपको कि ये रॉक से चिपके होते हैं, या फिर मोलस्का के शेल से चिपके होते हैं, या कोरल्स वगैरह से चिपके होते हैं। अगर कलर की बात की जाए तो ये ग्रे कलर के होते हैं, है ना, या फिर ग्रे के अलावा ये हल्का ब्राउन कलर के होते हैं। ओके, और इनका ये जो अगला सिरा है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है, फ्री है, और ये नीचे का जो बेस है ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है। यहाँ पे आपको सबस्ट्रेटम दिखाई दे रहे हैं, तो ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है। तो अब हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स को बताएंगे कि इनकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इनकी सबसे ऊपर यानी डिस्टल इंड में, जिसको फ्री इंड कहा जाता है, वहाँ पर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है, या इसको एक्सहेलेंट या एक्सकरेंट पोर भी कहा जाता है। ये मान लो ऐसा ऑस्कुलम पाया जाता है इनके अपर इंड पर, जो कि फ्री होता है, और इसी ऑस्कुलम पर बहुत सारे मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के कॉलर पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के कॉलर पाए जाते हैं। तो ये कॉलर जो है वो इनको एक क्राउन जैसा शेप दे देता है। जैसे मान लो आपने ताज देखा होगा, तो ताज में गोल सा ताज होता है और इस तरह से कुछ निकला होता है। तो ये जो स्टाइल है इनका, जिसको ऑस्कुलर फ्रिंग कहा जाता है, तो ऑस्कुलर फ्रिंग की वजह से ये क्राउन जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्राउन स्पंज कहा जाता है। अब मैं आगे बात करती हूँ, ये ऑस्कुलम हो गया। ऑस्कुलम के बाद एक पतला सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको नेक कहते हैं। ओके, गर्दन। तो यहाँ पे एक छोटा सा नैरो नेक होता है, और उसके बाद यहाँ स्पंज की पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। तो स्पंज की पूरी बॉडी जो है वो डर्मल इपिथेलियम या एक्टोडर्म से कवर्ड होती है। उसके अलावा इनमें बहुत सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं। इस पे छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑस्टिया। तो इनकी बॉडी पर ऑस्टिया पाए जाते हैं। तो ऑस्टिया एक छोटा पोर है, तो ऑस्टिया होने की वजह से इनकी पूरी बॉडी छिद्रित होती है, इसलिए इनको फाइलम पोरिफेरा में रखा जाता है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी बॉडी में स्पंजोसील पाए जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो बीच का है, जिसको कट करके दिखाया गया है, ये पोर्शन है स्पंजोसील का। स्पंजोसील का मतलब होता है होलो स्पंज, यानी अंदर से कोई खोखली सी संरचना हो, जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है, जो डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। और अगर इनके वॉल की बात की जाए तो इनकी वॉल थिक होती है, क्योंकि इनकी वॉल पर बहुत ज़्यादा मिसोग्लिया पाए जाते हैं। मिसोग्लिया के होने की वजह से इनकी वॉल थिक हो जाती है। इसके अलावा इनमें दो तरह के कैनाल्स पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है इनकरेंट कैनाल्स और दूसरा होता है रेडियल कैनाल्स। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब मैं बात करूँगी कैनाल सिस्टम के, जो कि एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैनाल सिस्टम से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो कैनाल सिस्टम को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना और उसमें देखना है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अगर कैनाल सिस्टम की बात की जाए तो स्पंज में कैनाल सिस्टम जो है वो साइकेनोइड टाइप का होता है। साइकेनोइड टाइप का मतलब होता है कि कैनाल सिस्टम तीन तरह के होते हैं, एक एस्केनोइड टाइप का जो सबसे सिंपल होता है, दूसरा साइकोनोइड टाइप का जो मीडियम होता है, और तीसरा होता है ल्यूकोनोइड टाइप का जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें सिर्फ साइकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ना है जो कि साइकॉन में पाया जाता है, और ये साइकॉन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैनाल सिस्टम में दो तीन पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें स्पंजोसील को देखना पड़ेगा, दूसरा देखना पड़ेगा रेडियल या फ्लैजिलेटेड कैनाल्स किसे कहते हैं, तीसरा ये देखना पड़ेगा कि एक्सकरेंट कैनाल क्या है, और चौथा ये देखना पड़ेगा कि इनकरेंट कैनाल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्पंजोसील के बारे में। अगर स्पंजोसील की बात की करूँ तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको कहते हैं स्पंजोसील, जिसको गैस्ट्रिक कैनाल भी कहा जाता है। तो ये पोर्शन है आपका स्पंजोसील का। तो अगर स्पंजोसील की बात की जाए तो अगर हम साइकॉन को लंबाई में काटते हैं तो देखते हैं कि साइकॉन की बॉडी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर ऑस्कुलम दिखाई दे रहा है। ऑस्कुलम के बाद एक नैरो नेक होता है, और नैरो नेक के बाद एक ट्यूबुलर कैविटी होती है। ये जो कैविटी यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रही है इसको कहते हैं ट्यूबुलर कैविटी, जिसको हम स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। और ये स्पंजोसील जो है वो थिन गैस्ट्रल एक्टोडर्मल सेल्स से लाइंड होता है, जिसको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। पिनेकोसाइट्स याद रखना, यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे, ये वाला जो सेल होगा, यहाँ का सेल होगा, ये पूरी की पूरी कैविटी का जो सेल होगा वो होगा पिनेकोसाइट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ पिनेकोसाइट्स। ओके, अब मैं बात करती हूँ रेडियल या फ्लैजिलेटेड कैनाल के बारे में। तो अगर रेडियल या फ्लैजिलेटेड कैनाल की बात की जाए तो ये एक जो भी थिक बॉडी वॉल होगा स्पंजोसील का, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रेट आउट पुशिंग पाए जाते हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर होते हैं, जिसको रेडियल या फ्लैजिलेटेड कैनाल कहा जाता है। और रेडियल या फ्लैजिलेटेड कैनाल्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स से लाइंड होते हैं, जिसको क्वेनोसाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्वेनोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको क्वेनोसाइट्स कहा जाता है। और जो बीच का ये पोर्शन है इसको कहते हैं हम रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। ओके, अब मैं बात करती हूँ रेडियल कैनाल में एक दो चीज़ें याद रखना, जैसे कि रेडियल कैनाल में एक अपर्चर पाया जाता है जिसको कहा जाता है एपोपाइल। यानी कि यहाँ का जो पोर होगा, ये मान लो रेडियल कैनाल है, यहाँ पे जो पोर यहाँ पे होगा इस पोर को कहते हैं हम एपोपाइल। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एपोपाइल। ओके, अब मैं बात करती हूँ एक्सकरेंट कैनाल के बारे में। अगर एक्सकरेंट कैनाल की बात की जाए तो ये एक छोटा सा वाइट चौड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि रेडियल कैनाल और स्पंजोसील के बीच में पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये पोर्शन ये यहाँ पे मुड़ा हुआ है ना, ये वाला ये पोर्शन, इसको कहते हैं, यहाँ पे है, इसको कहते हैं एक्सकरेंट कैनाल। ये पोर्शन तो इनकरेंट कैनाल का होगा, लेकिन ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो होगा ये वाला पोर्शन। एक मिनट, यहाँ का पोर्शन, यहाँ का, इसको कहते हैं एक्सकरेंट कैनाल। ओके, तो ये है आपका एक्सकरेंट कैनाल। तो एक्सकरेंट कैनाल जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स द्वारा लाइंड होते हैं और ये स्पंजोसील से लगे होते हैं, और इनका स्पंजोसील से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, इसलिए इनको स्पंजोसील के साथ इकट्ठे रूप से गैस्ट्रिक ऑस्टियम भी कहा जाता है।
अब रेडियल कैनाल और एक्स करेंट कैनाल जो होता है वो कुछ होल द्वारा परफोरेटेड होता है जिसको एपोपाइल कहा जाता है। मैंने यहाँ पे बताया भी है कि इसको कहा जाता है एपोपाइल। तो एपोपाइल जो है वो एक्चुअल में माइकोसाइट्स द्वारा घिरे होते हैं और माइक्रोसाइट्स जो है वो हमेशा खिंचते रहते हैं, फैलते रहते हैं, इस वजह से इसमें कंट्रक्शन और डायलेशन होता रहता है। अब मैं बात करती हूँ इनकरेंट कैनाल्स के बारे में। अगर इनकरेंट कैनाल की बात की जाए तो इस कैनाल को, यहाँ पे जो कैनाल दिखाई दे रहा है, इस कैनाल को कहते हैं इनकरेंट कैनाल। तो ये दो सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स के बीच में पाया जाने वाला एक ट्यूबुलर स्पेस है जिसको इनकरेंट कैनाल कहा जाता है। रेडियल कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स जो है वो अल्टरनेटिवली रूप से अरेंज होते हैं। जैसे मान लो ये है आपका इनकरेंट कैनाल, इसके बाद ये रेडियल कैनाल, फिर ये इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल। तो ये कुछ इस तरह से अल्टरनेटिवली एक दूसरे से अरेंज होते हैं और इनमें भी कुछ डर्मल पोर्स पाए जाते हैं जिसको ऑस्टिया कहा जाता है। यहाँ पे कहीं ऑस्टिया दिखाई दे रहा होगा, डर्मल ऑस्टिया। तो यहाँ पे जो पोर होता है इसको कहते हैं ऑस्टिया। इसके अलावा इनमें पोर मेम्ब्रेन्स होते हैं और इसमें और कुछ तो होता नहीं है, एक इसमें और कुछ नहीं है ऑस्टियम के बाद। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको प्रोसोपाइल कहा जाता है। प्रोसोपाइल में आपको अगले स्ट्रक्चर में बताऊंगी। तो इतना अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मैं इसका डिटेल बताती हूँ। इस फिगर को देखिए। सबसे पहले मैंने कहा कि हम जब भी कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं साइकॉन में तो साइकेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो साइकेनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं स्पंजोसील के बारे में, जो कि यहाँ पे है स्पंजोसील। उसके बाद बात करते हैं रेडियल या फ्लैजिलेटेड कैनाल के बारे में, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सकरेंट कैनाल के बारे में। तो एक्सकरेंट कैनाल यहीं पर होता है, यहाँ पे स्पंजोसील के पास। और इसके अलावा हम बात करते हैं इनकरेंट कैनाल के बारे में, जो कि यहाँ पर है। तो इतनी चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ेगी साइकॉन के साइकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में। तो स्पंजोसील मैंने बताया कि स्पंजोसील एक कैविटी होती है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा कट पोर्शन दिया हुआ है ना। तो इस कट पोर्शन को हटा दो। यहाँ पे ये वाला पोर्शन स्पंजोसील का है जिसको गैस्ट्रिक कैनाल भी कहा जाता है या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है जिसे। और ये पिनेकोसाइट से लाइंड होते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं पिनेकोसाइट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है पिनेकोसाइट्स, यानी जो भी फ्लैट सेल्स होंगे कुछ इस तरह के, ये होंगे पिनेकोसाइट्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहीं पर रेडियल कैनाल, ये स्पंजोसील है और स्पंजोसील के बाद का जो पोर्शन होता है वो है आपका रेडियल कैनाल। ओके, तो अगर रेडियल कैनाल की बात की जाए, यहाँ पे तो होगा एक्सकरेंट कैनाल, तो एक्सकरेंट कैनाल को छोड़ दो। अब मैं बात करती हूँ रेडियल कैनाल के बारे में। तो रेडियल कैनाल में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ अलग तरह के सेल्स हैं। ये सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ अलग टाइप के सेल्स हैं। जैसे जिसमें लग रहा है कि यहाँ से एक फ्लैजिला निकला हुआ है, तो इसका मतलब कि ये दूसरे तरह के सेल हैं जिसको कहते हैं हम क्वेनोसाइट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको कहते हैं क्वेनोसाइट्स। ओके, तो ये वाला पोर्शन है रेडियल कैनाल और ये है स्पंजोसील। यहाँ पे है एक्सकरेंट कैनाल यहाँ पर, और यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई दे रही है स्पंजोसील और रेडियल कैनाल के बीच में जिसको कहते हैं एपोपाइल। ओके, अब मैं बात करती हूँ इनकरेंट कैनाल की। तो ये वाला जो पोर्शन है जो अंदर की तरफ धंस रहा है, ये समझो कि स्पंज का बाहर का हिस्सा है ना, आउटर जोन है, और ये अंदर का हिस्सा है बॉडी के अंदर का। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर हमें इनकरेंट कैनाल दिखाई दे रहा है और इनकरेंट कैनाल में हमें फ्लैट सेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे फ्लैट सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो इन फ्लैट सेल्स को हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पिनेकोसाइट्स। और इनकरेंट कैनाल के बीच में, इनकरेंट कैनाल के
और बाहर की तरफ एक पोर दिखाई दे रहा है जिसको ऑस्टियम कहा जाता है। और ऑस्टियम जो है वहाँ पर एक पोर मेम्ब्रेन है और पोर मेम्ब्रेन पर मायोस, देखो यहाँ पे पोर मेम्ब्रेन है और पोर मेम्ब्रेन पर मायोसाइट की सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर। कैनाल सिस्टम में 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी। सबसे पहले बाहर की तरफ ऑस्टियम होता है, ऑस्टियम के बाद इनकरेंट कैनाल होता है और इनकरेंट कैनाल से बीच बीच में रास्ते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो इन रास्तों को कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्रोजोपाइल। याद रखना, इनको बीच बीच में जो भी पोर है इसको कहते हैं प्रोजोपाइल। और प्रोजोपाइल अंदर की तरफ रेडियल कैनाल में जाती है और रेडियल कैनाल के जो भी सेल्स हैं उनको कहते हैं क्वेनोसाइट्स। और ये रेडियल कैनाल जो है वो स्पंजोसील में जाके खुलती है एक दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरे पोर द्वारा, जिसको कहा जाता है एपोपाइल। तो इतना आप याद रखना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है कि सबसे बाहर की तरफ ऑस्टियम होगा, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोजोपाइल, फिर रेडियल कैनाल, फिर एपोपाइल, फिर स्पंजोसील। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है। तो मैं बता दूं आपको वाटर का सर्कुलेशन। सबसे पहले पानी जो है वो बाहर से ऑस्टियम के रास्ते इनकरेंट कैनाल में प्रवेश करता है। ये सब मैं मिटा देती हूँ। सर्कुलेशन ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि ऑस्टियम के रास्ते पानी अंदर इनकरेंट कैनाल में पहुंचता है और इनकरेंट कैनाल से यहाँ तक रेडियल कैनाल में प्रोजोपाइल के ज़रिए पहुंचता है और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के ज़रिए स्पंजोसील में आता है और स्पंजोसील से एक्सकरेंट कैनाल के ज़रिए ऑस्कुलम से होता हुआ पानी बाहर निकल जाता है। ओके, एक फिगर में और ऐड कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। है कि सबसे पहले ये बाहर की तरफ आउटसाइड है, आउटसाइड से पानी ऑस्टिया में जा रही है, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आ रही है, इनकरेंट कैनाल से प्रोजोपाइल के रास्ते रेडियल कैनाल में आ रही है और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के ज़रिए वो एक्सकरेंट कैनाल में आ रही है और एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोसील में आ रही है और स्पंजोसील से फिर से बाहर की तरफ चली जा रही है। तो यही होता है वाटर का सर्कुलेशन, यानी वाटर फ्रॉम आउटसाइड to dermal ostia and dermal ostia to incurrent canals and incurrent canals to prosopiles, यानी प्रोजोपाइल्स एक ओपनिंग है तो प्रोजोपाइल से रेडियल कैनाल्स में और उसके बाद एपोपाइल से स्पंजोसील में और फिर ऑस्कुलम से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसमें एक्सकरेंट कैनाल को बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें ज़्यादा आपको फोकस करनी है, एक इनकरेंट कैनाल्स को और दूसरे रेडियल कैनाल्स को। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये है एल एस ऑफ साइकॉन और ये टी एस ऑफ साइकॉन, इसका फिगर पूछा जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके।